बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए पुलवामा को लेकर मोदी का विपक्ष पर हमला, थरूर का पलटवार, सरकार की चूक से आलू 10 साल में सबसे महंगा, सब्जियां भी महंगी, बापू का अपमान करने वाले बीजेपी नेता को बनाया आईआईएमसी में प्रोफेसर, अमेरिका में गृह युद्ध की आशंका से हथियारों की खरीद बढ़ी, कृषि कानूनों पर पंजाब और छत्तीसगढ़ की राह पर राजस्थान। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश यही है कि हमें एक स्वतंत्र पत्रकारिता, स्वतंत्र मीडिया की जरूरत है, क्योंकि गोदी मीडिया देश को गुमराह कर रहा है, सच्ची खबरें नहीं दे रहा है, जहर फैला रहा है। तो सत्य हिंदी की जो सदस्यता योजना है वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपनी मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पत्रकारों द्वारा संचालित सत्यहिंदी.com को आपका समर्थन, सहयोग और प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले साल पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के सच को पाकिस्तान की संसद में स्वीकार किया गया है। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब पूरा देश पुलवामा हमले के बाद दुखी था तो कुछ लोग स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कर रहे थे। मोदी का ये बयान कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के विवादास्पद बयान के बाद आया है। फवाद ने पाकिस्तान की संसद में कहा था कि 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले का श्रेय इमरान खान को दिया था, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस से मांग की कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि अब उस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर कांग्रेस को किस बात की माफी मांगनी चाहिए। क्या हम हमारे जवानों को सुरक्षित रखने की सरकार से उम्मीद करने के लिए माफी मांगे, या फिर इस राष्ट्रीय त्रासदी का राजनीतिकरण करने के बजाय इसे लेकर चिंता जताने के लिए, या फिर हमारे शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए माफी मांगे। तो ये बहुत साफ है कि उस समय जब पुलवामा में हमला हुआ था सीआरपीएफ के जवानों पर, तो पूरा देश सरकार के साथ था। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया था, सवाल नहीं किया था। ये सवाल जरूर उठे थे कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो सरकार नाकाम क्यों हो रही है, सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही, खुफिया तंत्र हमारा फेल हो रहा है और पाकिस्तान से ट्रेंड, प्रशिक्षित ये जो आतंकवादी आ रहे हैं बहुत ही आराम से हमले कर लेते रहे हैं और हमारी सेना पर, हमारे सैनिकों पर, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सवाल तो लाजमी था और ये सरकार की असफलता का द्योतक भी था। ये सैनिकों की शहादत पर प्रश्न करने का कोई इसमें कारण भी नहीं था, क्योंकि सैनिक हमेशा से देश की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। अलबत्ता सरकारें जरूर चूकती रही हैं। सरकारों की मंशा पर भी संदेह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारें अपनी चुनावी जीत के लिए, राजनीति को मजबूत करने के लिए, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, हमेशा इस तरह के हथकंडे आजमाती हैं। उन्हें न सेना से मतलब होता है, न सैनिकों से मतलब होता है, उन्हें अपनी सत्ता से मतलब होता है और इसके लिए वो दंगे भी कराती हैं, युद्ध भी लड़ती हैं, एयर स्ट्राइक भी कराती हैं, सर्जिकल और फर्जिकल स्ट्राइक भी करती हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है कांग्रेस से कि माफी मांगने का, वो तो एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है, राजनीतिक हथकंडे हैं। और खास तौर पर इसलिए इस समय इस पर इतना जोर दिया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और भी दूसरे प्रदेशों में उपचुनाव चल रहे हैं।
बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, तो ये एक बिहार के चुनाव का नैरेटिव बदलने की कोशिश है। बिहार में हम सब जानते हैं कि एनडीए के मुद्दे हवा हो गए हैं और तेजस्वी यादव का मुद्दा छाया हुआ है। तेजस्वी यादव की राजनीति और चुनावी रणनीति बहुत कारगर साबित हो रही, खासतौर से 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का जो उनका वादा है वो लोगों के दिमाग में घर कर गया है और बीजेपी जो भी मुद्दे उठा रही है वो काम नहीं आ रहे हैं। तो अब ये पूरा जो नैरेटिव बदलने की कोशिश है कि कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, कैसे पाकिस्तान भारत किया जाए और उसमें शहादत, देशभक्ति वगैरह वगैरह को जोड़कर अपने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया जाए। तो ये समझने की बात है, लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं क्या लोगों को प्रभावित करेंगे जब इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, कोरोना से लोग भुगत रहे हों क्योंकि उनकी रोजी रोटी छिन गई है, तो वो पुलवामा की चिंता करेंगे, वो फ्रांस में क्या हो रहा है उसकी चिंता करेंगे, या अपने भविष्य के लिए रोजगार रोटी की तलाश करेंगे। तो ये समझने की बात है, लेकिन अब देखना यह है कि इस तरह की भावनात्मक अपीलें कई बार काम भी करती हैं। जो प्रधानमंत्री विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि उनके लिए अभद्र ढंग से व्यवहार किया गया, उन पर सवाल किए गए, ये दरअसल अपने एक आंसू दिखाकर वोट मांगने की कोशिश है। फिर से वो सेना का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं, शहादत का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं, और ये एक पूरे बीजेपी के जो चुनावी रणनीति है उसका एक हिस्सा होता है। तो प्रधानमंत्री कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, वो पुरानी चीजों को बार बार दोहरा कर लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी के पास, एनडीए के पास उनके तर्कश में कोई ऐसा तीर नहीं रह गया है जो चुनावी हवा को बदल सके। अब सारा दारोमदार प्रधानमंत्री पर आ गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आ गया है। वो कितना बदल सकते हैं इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को लाकर, उनसे लोगों का कनेक्ट बनाकर, और किस तरह से वो एक मोबिलाइज कर सकते हैं सांप्रदायिक आधार पर और एक तथाकथित राष्ट्रभक्ति के आधार पर। तो ये एक कोशिश प्रधानमंत्री, और अब जाहिर है कि बाकी बीजेपी के नेता भी इसी लाइन पर काम करेंगे। गिरिराज सिंह का बहुत ही भड़काऊ किस्म का बयान आपने सुना ही है, कल के बुलेटिन में हमने आपको सुनवाया था। तो इस तरह की चीजें अब अगले हफ्ते 10 दिन आपको ज्यादा सुनाई देंगी, जब तक बिहार के 3 दौर के मतदान नहीं निपट जाते हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के राज्य के किसानों पर पड़ने वाले असर को निष्प्रभावी करने के लिए 3 विधेयक शनिवार को राजस्थान विधानसभा में पेश कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 संसद में पारित कर दिए थे और उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी भी दे दी है और अब ये कानून बन चुके हैं। इन कृषि बिलों के पारित होने के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। इसके बाद कांग्रेस शासित राज्यों ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की सलाह पर इन कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए राज्य में नए कानून पास करने का निश्चय किया था। राजस्थान से पहले पंजाब और छत्तीसगढ़ भी कृषि कानूनों में बदलाव कर चुके हैं। हाल में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। तो कांग्रेस शासित 3 प्रदेशों ने इस दिशा में कदम उठा दिए हैं। जो केंद्र ने कानून बनाए हैं कृषि के क्षेत्र में बदलाव के, जिसको लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। हरियाणा और पंजाब के किसानों में खास तौर पर जबरदस्त गुस्सा है और उनका आंदोलन अभी भी जारी है। पंजाब में ये बिल पारित कर दिए गए हैं विधानसभा से, अब वो राज्यपाल के पास हैं, और दूसरे राज्यों में भी यही प्रक्रिया है कि विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास बिल जाते हैं उनकी मंजूरी के लिए। अब इन तीनों ही राज्यों में जो राज्यपाल हैं वो बीजेपी के हैं। तो अब असली लड़ाई दरअसल अब शुरू हुई है कि इन राज्यों के राज्यपाल क्या करेंगे। निश्चित रूप से वो कोऑपरेट नहीं करने वाले हैं, वो तमाम तरह की आपत्तियां उठाएंगे और किसी भी तरह से इस मामले को खारिज करने या डिले करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये दूसरी लड़ाई छिड़ गई है राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में। ये क्या मोड़ लेती है और इसके बारे में पंजाब के
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कह ही चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट का दरवाजा भी खुला, तो एक लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी शुरू हो सकती है इन 3 राज्यों की। बल्कि और भी जो दूसरे कांग्रेस शासित राज्य बचे हैं वहां भी इस तरह के बिल लाए जाएंगे। और ये देखने की बात है कि बाकी विपक्षी दल या गैर बीजेपी दल इस दिशा में कितने आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं। कुछ पार्टियों ने, कुछ सरकारों ने तो सरकार का समर्थन कर दिया है, लेकिन बाकी सरकारें क्या करती हैं और उसका कितना असर केंद्र की इस कृषि में के क्षेत्र में बदलाव की योजना पर पड़ता है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन ये जरूर है कि एक मोर्चा खोल दिया है इन राज्यों ने और इसका असर पड़ेगा इन राज्यों की राजनीति पर भी। बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया ही जाएगा, क्योंकि किसानों के विरुद्ध जो नियम कानून उसने बनाए हैं उनके साथ वो खड़ी होगी और उनको बदलने के पक्ष में कोशिश करने वाली सरकारें या पार्टियां खड़ी होंगी, तो उसको इसका नुकसान, इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे इनसे पर्दा हटेगा। अगली खबर लेते हैं। प्याज की कीमतों से लोगों को राहत मिल भी नहीं पाई थी कि आलू के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य व जन वितरण प्रणाली के राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार आलू की औसत मासिक कीमत लगभग 40 रुपए तक पहुंच गई है। ये 130 महीने यानी 10 साल से भी ज्यादा समय में सबसे ऊंची कीमत है। दिल्ली में आलू की कीमत देश की औसत कीमत से थोड़ा ज्यादा यानी 40.11 पैसे है, 40 रुपए 11 पैसे है। ये कीमत दिल्ली में बीते 11 वर्षों की उच्चतम कीमत है। आलू की कीमतों में अस्वाभाविक बढ़ोतरी अक्टूबर में दर्ज की गई, जब ये 25 रुपए प्रति किलो हो गई। ये कीमत पिछले साल इसी समय आलू की कीमत से 60% ज्यादा थी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आलू का बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया है। इस दौरान यानी 2019-20 में भारत ने 1.23 लाख टन, 1,23,000 टन आलू का निर्यात किया है। आलू निर्यात नेपाल, सऊदी अरब, ओमान, म्यांमार और मलेशिया को किया गया है। हालांकि अब भारत सरकार भूटान से 30,000 मीट्रिक टन आलू का आयात करेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे कीमतें काबू में आ जाएंगी। तो सरकार से एक बहुत बड़ी चूक हुई है, इसे लापरवाही भी कह सकते हैं, इसे विदेशी मुद्रा कमाने का लोभ भी कर सकते हैं, लेकिन उसने अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखा। उसने ये कैलकुलेशन नहीं किया कि इससे भारतीय, जो आलू बहुत ही बेसिक चीज है हमारे खाने पीने की और खासतौर से आम लोगों की, उनके पास महंगी सब्जियां खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, किसी तरह से वो आलू रोटी इसी तरह से अपना काम चलाते हैं। तो ऐसे इन सब चीजों को अपने कैलकुलेशन में न रखना और निर्यात करके कमाई करने का लक्ष्य रखना और उसके लिए इन चीजों को इग्नोर कर देना, ये भारत सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, चूक है, अपरिपक्वता है और दूरदृष्टि की कमी है। साफ साफ बात यह है कि अगर 10-11 साल में सबसे ज्यादा कीमत आलू की हो गई है तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, और केवल आलू की बात नहीं है, आप दूसरी सब्जियां भी देख लीजिए, प्याज भी बहुत महंगा हो गया है, टमाटर महंगा हो गया है, फ्रेंच बीन महंगी है और भी दूसरी गोभी महंगी है। तमाम सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, आसमान छू रही हैं। और इससे न केवल जो निम्न तबका है वो परेशान है, बल्कि ये इसकी आंच मध्य वर्ग तक पर जा रही है, क्योंकि कोरोना काल ने उसे भी बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित है और अब जाकर सरकार को होश आया है, तो अब वो भूटान से आलू आयात करने के बारे में सोच रही। तो पहले तो आपने निर्यात कर दिया, अब आलू आप आयात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। उसके पास कोई योजना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई दूरदृष्टि नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी आवाम के बारे में चिंता नहीं करती है। तो बहुत ही दुखद पहलू है ये। आलू जो है, आलू ने सरकार की परतें उधेड़ दी हैं एक तरह से। हालांकि इसका असर गरीबों पर, आम आदमियों पर जो पड़ रहा है, उसकी जो तीखी नोक है वो चुभ रही है, और निश्चित रूप से ये लोगों के मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसी सरकार है जो उनकी किसी भी मोर्चे पर
चिंता नहीं करती, परवाह नहीं करती, चाहे कोरोना हो, चाहे महंगाई हो, चाहे खेती किसानी का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, हर जगह इस सरकार का यही हाल है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। महात्मा गांधी के प्रति अगाध श्रद्धा रखने का दावा करने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बापू का अपमान करने वालों को उपकृत करना जारी रखे हुए है। अब ताजा वाकया सामने आया है अनिल कुमार सौमित्र का, जिन्होंने पिछले साल बापू को फादर ऑफ पाकिस्तान कहा था, यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहा था, हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की संज्ञा से नवाजा था उन्हें। सौमित्र मध्य प्रदेश बीजेपी की मीडिया सेल के प्रमुख थे। फादर ऑफ पाकिस्तान बताने पर विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने उन्हें पद से हटा दिया था। ये मई 2019 की घटना है, लेकिन अब उन्हें पत्रकारिता के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माने जाने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जन संचार संस्थान में प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया है। सौमित्र के फादर ऑफ पाकिस्तान वाले बयान पर बीजेपी ने कहा था कि ये पार्टी की नीतियों, विचारों और सिद्धांतों के खिलाफ है। कुछ ऐसा ही कतील के मामले में भी किया गया था और 10 दिन में कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखी आज तक। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक बीजेपी के नेता नलिन कुमार कतील और फिर भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर को भी सरकार उपकृत कर चुकी है। कतील ने बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे के पक्ष में बयान दिया था और उसके कुछ समय बाद उन्हें कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया था। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में शामिल किया गया था। तो एक और घटना जो फिर से ये बता रही है कि बीजेपी बोलती कुछ है, करती कुछ है, उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, दो मुहापन है। गांधी जी के बारे में सार्वजनिक तौर पर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करती है, आदर प्रकट करती है, लेकिन बीजेपी के ही नेता लगातार गांधी जी पर हमला करते रहते हैं। उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को, उनकी हत्या करने वाले आतंकवादी नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित किया जाता है। संसद में उनकी तस्वीर लगाई जाती है, उन पर फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं और ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। और ये सोचिए कि हिंदुस्तान में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है IIMC को, वहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई होगी। अब ये सौमित्र जिनकी मानसिक बनावट इस तरह की है, वो किस तरह की शिक्षा देंगे वहाँ, किस तरह के छात्र तैयार करेंगे, छात्रों के दिमाग में किस तरह की चीजें बोएंगे और वो छात्र जब वहाँ से निकलकर मीडिया में आएंगे तो वो किस तरह की पत्रकारिता करेंगे। तो ये बहुत खतरनाक किस्म का फैसला है। एक के बाद ऐसे फैसले हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं, ये ट्रेंड पूरा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, चाहे वो पत्रकारिता के हों, चाहे फिल्म के हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, इन सब जगहों पर इसी तरह के लोग जिनकी निष्ठा पत्रकारिता में नहीं, जिनकी निष्ठा किसी दल विशेष में है, जिनकी निष्ठा किसी विचारधारा विशेष में है और उसमें घृणा और हिंसा का जबरदस्त उसमें घालमेल है, ऐसे लोग एक एक करके बड़े बड़े संस्थानों में बैठाए जा रहे हैं और उन तमाम संस्थानों का भगवाकरण किया जा रहा है। उन तमाम संस्थानों में एक तरह की हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं और ये किस तरह का भारत बनाएंगी आप सोच सकते हैं। इस तरह की कोशिशें भारत को कौन सी दिशा देंगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो चिंताएं तमाम देश में और विदेश में भी हो रही कि भारत आखिरकार किस रास्ते पर चल रहा है, क्या वो लोकतंत्र से हटकर एक फासीवाद के रास्ते पर जा रहा है, तानाशाही निरंकुश शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और उसमें अल्पसंख्यकों की, छोटे समूहों की क्या कोई गुंजाइश रहेगी कि वो सम्मान के साथ सिर उठाकर यहाँ अपने को समान नागरिक समझकर रह सकेंगे। इस नियुक्ति के बाद इस पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है और ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। जब तक ये सरकार अपने एजेंडे को नहीं बदलती है, जिसमें हिंदू राष्ट्र सबसे ऊपर है, तब तक इसमें कोई परिवर्तन आने की उम्मीद भी आप नहीं कर सकते हैं।
अगली खबर लेते हैं। अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने से पहले आम लोगों द्वारा हथियारों की खरीद एकदम से बढ़ गई है। इसी को देखते हुए पूरे अमेरिका में वॉलमार्ट स्टोर ने बंदूकों की बिक्री को बंद कर दिया है। हथियारों की बढ़ती बिक्री का कारण है अमेरिका में चुनावी नतीजों के बाद हिंसक झड़पों या कहें कि गृह युद्ध की आशंका इसलिए और ज्यादा हो गई है क्योंकि ट्रंप ने शुरुआत से ही साफ कर दिया है कि वो आसानी से सत्ता हस्तांतरित नहीं करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा था कि वे शांतिपूर्ण हस्तांतरण की गारंटी नहीं दे सकते हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कहते आ रहे हैं कि पोस्टल बैलेट यानी पोस्टल डाक के जरिए आने वाले मतपत्र बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का जरिया है और डेमोक्रेट द्वारा चुनाव में धांधली करने के लिए इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके इन्हीं आरोपों के मद्देनजर आशंका उठ रही है कि नतीजों के बाद ट्रंप तानाशाह की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ट्रंप अपने राइट विंग संगठनों को पहले भी कई बार संकेत दे चुके हैं कि अगर नतीजे पक्ष में नहीं आते हैं तो एक्शन के लिए तैयार रहें और इसी सब के कारण इस साल अमेरिका में करीब 50 लाख लोगों ने पहली बार बंदूकें खरीदी हैं। इसके पीछे कोरोना के कारण को भी बताया जा रहा है कि जो लॉकडाउन लगाया था उस समय लोगों को आशंका थी कि कहीं लॉकडाउन की वजह से लूटपाट न शुरू हो जाए, तो उस डर से भी लोगों ने बंदूकें खरीदी थी। तो अमेरिका में गन कल्चर, बंदूक संस्कृति बहुत बड़े पैमाने पर हावी है। वहाँ आसानी से बंदूकें मिल जाती हैं, आप खरीद सकते हैं किसी भी स्टोर में जाकर, कोई रोक टोक नहीं है। और जो गन लॉबी है, गन इंडस्ट्री है, वो इसको प्रमोट करती है। इस पर नियंत्रण लगाने की कोई भी सरकार सोचती भी है तो उस पर इतना दबाव होता है कि वो पीछे हट जाती है। तो शस्त्र आसानी से उपलब्ध हैं और अब चूंकि राजनीतिक माहौल भी ऐसा बन गया, पहले कोरोना की वजह से लोगों को ये डर था कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, तो वो लूटपाट शुरू कर देंगे, तो उससे रक्षा के लिए बहुत सारे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। और अब कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि वो सत्ता आसानी से नहीं सौंपेंगे। अगर थोड़ा भी परिणाम आने में देर हुई या उसमें किसी तरह के संदेह हुए तो वो निश्चित रूप से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और सत्ता नहीं छोड़ने के बाद उन्होंने अपने कैडर को, अपने समर्थक मतदाताओं को संकेत भी दे दिए कि तैयार रहें, कोई टकराव हो सकता है। इस तरह की सिविल वार की, गृह युद्ध की आशंकाएं दूसरे लोग भी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह का माहौल बन गया है, ब्लैक लाइव्स मैटर के मूवमेंट के बाद भी एक तरह के अनरेस्ट पूरे अमेरिकी समाज में है और बेरोजगारी तो अपने चरम पर है ही। तो इसलिए ये लगातार ऐसी स्थितियां बन गई हैं जिसमें चीजें बिगड़ सकती हैं और गृह युद्ध की नौबत आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। गुजारिश ये भी है कि आपने अगर अभी तक sathindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फौरन कर लें। इसके यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब करें और इसके फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो अब मुझे अनुमति दीजिए, सोमवार को मैं फिर आऊँगा सोमवार की तमाम बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।